Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is Thomson model of atom and their drawback and alpha particle scattering model, or we can say discovery of the nucleus. Okay, तो आपको अब तक हम बेटा आप याद करो, हम आपको अब तक क्या पढ़ा चुके हैं कि कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई, कैथोड रेज में कैसे इलेक्ट्रॉन मिले, उसका चार्ज और मास क्या है, इज इट क्लियर। उसके बाद हमने बेटा आपको एनोड रेज पढ़ाया, और एनोड रेज का एक नाम कैनाल रेज भी होता है, ये अगर नहीं बताया होता आप सुन लो। एक्चुअली याद है आपको कि परफ्लोटेड कैथोड लिया था, ऐसा कैथोड जिसमें होल है, और एनोड की साइड से, मतलब एनोड और कैथोड के बीच में जो भरी हुई गैस थी, उसके मॉलिक्यूल पर जब कैथोड स्ट्राइक करती हैं तो उन मॉलिक्यूल से बेटा क्या होता है, आपके गैसेस वो मतलब रेज निकलती हैं, वो परफ्लोटेड कैथोड की तरफ जाती हैं, और जो होल में से होके निकलती हैं तो होल एक कैनाल जैसा वर्क करती है, इज इट क्लियर। तो इस वजह से इनको क्या बोला गया, कैनाल रेज भी बोला गया। चलिए, मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने अपनी वीडियोस में कैनाल रेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, केवल एनोड रेज से ही बोलता रहता है, इस वजह से मैंने अब इसको कर दिया। तो आपने इस तरीके से एनोड रेज वो कहाँ से जनरेट होती हैं, ठीक है नहीं। फिर एनोड रेज भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, इज इट क्लियर। ऐसे ही रदरफोर्ड अपनी रेडियो एक्टिविटी में एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी टॉपिक पे काम कर रहे थे, समझ में आया, वो कल वाली लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, इज इट क्लियर। तो उसमें क्या है कि उन्होंने किस तरीके से जो लाइट वेट एलिमेंट थी, जिनमें सेल्फ मास डिके नहीं होता था, नेचुरली नहीं होता था, उनको आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस कराए, कैसे बेटा उन्होंने क्या किया, उसमें मास डिके कराया। तब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो लाइट वेटेड पार्टिकल हैं, जब उन पे यम चार्ज हीलियम एटम का बम्बार्टमेंट करते हैं, तो वो हीलियम एटम तो ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन वो जो एटम था जिस पे बम्बार्टमेंट किया, वो उसका मास कम होकर कोई अदर एटम बन जाता है, और साथ में एक पार्टिकल और निकलता है जिसका मास हाइड्रोजन के बराबर है, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बट अपोजिट, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से सेम पार्टिकल लेके रदरफोर्ड भी पहुंचे, सेम पार्टिकल लेके गोल्डस्टीन भी पहुंचे, इज इट क्लियर। तो फिर बाद में एनोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट तो गोल्डस्टीन के नाम गया, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को गया, इज इट क्लियर। चलिए, इस तरीके से देखो, इस पे एक मूवी बना रखा है हमने, शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, चलिए बता ही देते हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, वो किसने करी, आपका जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है बेटा, है ना, वो किसने करी, आपकी अर्नेस्ट, है ना, और रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। तो मतलब मैं इनके मेन नेम ले लेता हूँ, थॉमसन, रदरफोर्ड, और आपकी बेटा अभी एक थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी बेटा, चैडविक। तो आप इनके पहले पहले अल्फाबेट देखिए, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी। तो देखो, हमने एक ट्रिक बनाई है, इसका पहला अल्फाबेट, इसका पहला अल्फाबेट, इसका पहला अल्फाबेट, जो साइंटिस्ट हैं डिस्कवरर, उनका पहला अल्फाबेट, ठीक है नहीं बेटा। भाई देखो, इसका टी, रदरफोर्ड का आर, चैडविक का सी। इसको अब मैं थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ, है ना, ईंट पर नाच। ईंट पर नाचना बहुत मुश्किल है, तो सोचो ऐसे पार्टिकल जो दिखता नहीं है, एटम नहीं दिखता है, उसके अंदर से पार्टिकल खोज लिए बिना देखे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है ना। जैसे ईंट पे नाचना मुश्किल काम है, ऐसे इन लोगों ने भी बड़े मुश्किल काम किए, ठीक है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन का ई है, तो ये आपको क्या बन गया, ई, ठीक है। थॉमसन का टी, टी को हिंदी में टा बोलेंगे, ठीक है। तो थॉमसन का क्या आ गया आपके पास, टी, ठीक। प्रोटॉन का क्या आ गया, पा, और रदरफोर्ड का आर आ गया, है ना, हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश आप समझ में आ गया। न्यूट्रॉन का एन, ठीक है, और उस चैडविक का चा। तो जहाँ भी हमारे पास क्या कहते हैं, सी एच है, वो क्या बोलते हैं, चैडविक, है ना, तो उसको चा लिया, चैडविक का सी ले लिया, है ना, सी एच करते हैं, तो सी एच को चा बोला जाता है ना, तो ये सी एच का चा हो गया, एन फॉर ना, आर का रा, प्रोटॉन का पी, है ना, और थॉमसन का टा, टी का टा, इलेक्ट्रॉन का ये। तो आपको क्या बन गया, ईट पर नाच, इज इट क्लियर। तो मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी, टी फॉर थॉमसन, पा मतलब प्रोटॉन और रदरफोर्ड, ना फॉर न्यूट्रॉन, चा फॉर सी एच, चैडविक, इज इट क्लियर। तो आप इस तरीके से भी ये कर सकते हो। चलो, तो ये हमारे एक, लेकिन इसके अभी ये पॉइंट आएगा
क्लियर। चलो, तो ये बेटा हमने अब तक आपको क्या करा था, इस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज और आयन रेज कराया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बेटा काफी बाद में हुई है, तो उसको उसी टाइम जैसे हुई थी वैसे ही पढ़ाएंगे। आपकी बुक में वैसे तीनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कंटिन्यूअसली दे रखी है, लेकिन आप सोचो कि थॉमसन मॉडल जो आया है वो 1905 के अराउंड आया, और डिस्कवरी हुई अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल 908, और जो रदरफोर्ड मॉडल मतलब 10 के आसपास, 908 या 10 के आसपास आया, बुक में देख सकते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये 1910 के आसपास है, 8 to 10 है ना। और 1916, 13 और 16 के बीच में, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, आप बुक में देख सकते हैं। तो तब आपके पास एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई। तभी तक आपने देखा, मैंने कल प्रोटॉन की डिस्कवरी की जो थॉमसन की रिएक्शंस थी उसमें एटॉमिक नंबर नहीं लिखा था, क्योंकि डिस्कवरी नहीं हुई तो मैं क्यों लिखूं। ठीक है बेटा, मैं उसी वे में लेके चल रहा हूँ। वो आप बुक्स में क्या करते हैं, अब जो रिजल्टेंट चल रहा है वो लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन 1932 में मिला है, उससे पहले तो बोर मॉडल भी आ गया, क्वांटम थ्योरी भी आ गई। ठीक है नहीं, तो जैसे न्यूट्रॉन आएगा मैं आपको उसी टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, वैसे चलो थोड़ा जल्दी भी बता सकता हूँ। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, अब आप पॉइंट समझे। अब हमारे पास आज का टॉपिक क्या है ना, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है बेटा। इज इट क्लियर। तो देखो, आप ही बताओ, आपके पास एक पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पहली बात, वो पार्टिकल ही नहीं दिखते। आपके मन में कभी सवाल नहीं आता कि वाटर जो है वो H2O से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो कभी आपको देखने का मन, मुझे पता है कि हर बच्चे का ये होता है, जब उसको पता चलता है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना मॉलिक्यूल्स है, तो वो सोचता जरूर है कि एक गिलास पानी में कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है। रूम में एयर भरी हुई है जी, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, वहां सोचता है जी कहाँ है। अब आप सोचो कि ये एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि नॉर्मल आई से दिखते नहीं है, और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज लिए। तो ना दिखने वाली चीज, और उसमें भी उन्होंने और छोटे पार्टिकल्स खोज लिए। क्लियर है पॉइंट। तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी कि जो एटम होता है कि उसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते कहाँ पर है। कोई दिख तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी जो देखो, जो चीज दिख जाती है तो एक बार देखने के बाद उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, समझ में नहीं। लेकिन जो चीज दिख ही नहीं रही और पता है कि एग्जिस्ट करने लगी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुकी है, तो वहां पर उन चीजों को फाइंड आउट करने की कि भाई एटम में इनकी पोजीशंस कहाँ हैं, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो ऐसे ही देखो, उस टाइम इलेक्ट्रॉन के पे काम करा थॉमसन ने, तो उसकी क्यूरियोसिटी बनी रही। रदरफोर्ड ने काम करा उस आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन पर, जिस पर उसको है ना सोने पे सुहागा, एक चीज की डिस्कवरी तो उसने करी जो वो सोच के चला, साथ ही साथ एक पॉइंट और मिल गया कि उसमें पार्टिकल। तो अब दोनों के मन में ये क्यूरियोसिटी चल रही थी कि भाई ये एटम में एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, समझ, इनकी पोजीशंस कहाँ हैं उस एटम में। तो दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो थॉमसन पहले से कर रहे थे। आप देखो, थॉमसन की जो कैथोड रेज की डिस्कवरी का ईयर है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का ईयर आप वो देखना, वो 18 सेंचुरीज के हैं, वो भी मिडिल के, है ना। तो थॉमसन का काम पहले था, रदरफोर्ड का काम था, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में एनोड, उसमें जो अपना रेडियोएक्टिविटी काम, उसका भी 20 सेंचुरीज के लास्ट में था, थॉमसन का मिडिल में था। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से थॉमसन भी अपना कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सोचने लगा कि कहाँ है। तो उसने तो एक पंपकिन मॉडल दिया, जैसे आपका वाटरमेलन मॉडल दिया, वाटरमेलन को बेस बताते हुए बताया कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो सीड होते हैं वाटरमेलन के, वो इरेगुलर पोजीशन पर फीडअप होते हैं, चाहे अलग अलग जगह पे, उसका कोई रेगुलर सिस्टम नहीं होता कि कहाँ, ठीक है नहीं, सीड्स का। तो उसने वाटरमेलन के सीड का कंपैरिजन तो इलेक्ट्रॉन से कर दिया, और उसके पास, उसके सराउंड में, अराउंड में जितना भी ईटन पार्ट होता है उसका कंपैरिजन क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज से कर दिया कि है ना, कि वहां पर क्या है कि जैसे वाटरमेलन में सीड होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर क्या होता है, इरेगुलर पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। और जैसे उसमें सीड्स के चारों तरफ ईटन पार्ट होता है, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से उसने अपना एक मॉडल दे दिया। बट क्या हुआ, इस मॉडल को थॉमसन जो थे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर पाए। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है कि हम उसको एक्सप्लेन करें कि ये काम कैसे हो रहा है ना, जो हम बता रहे हैं ये ऐसे प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि साइंस तो एक्सपेरिमेंट मांगती है और उसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद रिजल्ट प्रूफ मांगते हैं कि आप जो कह रहे हो वो एक्सपेरिमेंटल ऐसे सच है। ठीक है।
तो इस तरीके से आगे ये चीज़ ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाई, ठीक है नहीं। कब तक चली, जब तक थॉमसन ने ये मॉडल नहीं दे दिया तब तक तो ये चलता रहा, ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना, एक लोग एकदम एग्जैक्टली फेथ करते हो, एक एग्जैक्टली रीजन मानते हो, वो शुरू से नहीं था। लेकिन ये है तब तक जब तक कोई नया नहीं आया तब तक ये चलता रहा। अब इसी तरीके से देखो रदरफोर्ड ने कैसे इस चीज पे काम किया बेटा, है ना, कि आप बताओ, आपके मन में एक चीज नहीं है कि जैसे पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, नेगेटिव में रिपल्शन होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन होता है, ये हर बच्चा जानता है, ठीक है नहीं। कोई बड़ा साइंटिस्ट और डिस्कवरी का पॉइंट तो है नहीं। और आपको पता है कि रदरफोर्ड जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन में काम कर रहे थे वो भी किस पे कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज पे कर रहे थे। और अल्फा रेज में क्या है, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं, याद करो, ठीक है नहीं। ये हमने आपको कल वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था। तो आपके और वो हमें एटम्स पर उन्होंने क्या करा था, याद करो, हमने क्या लिया था, जैसे नाइट्रोजन एटम लिया है ना, सल्फर एटम लिया, तो हमने नाइट्रोजन पर हीलियम चार्ज हीलियम एटम्स को भेजा, तो पॉजिटिवली चार्ज जो हीलियम एटम है जब उसके पास गए, आया समझ में, बॉम्बार्डमेंट किया उस पर, क्लियर। तो अब आप ही बताओ, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी एटम के पास जाएंगे और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के पार्टिकल्स हैं, तो क्या पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा बल्कि रिपेल होगा, ये बात उनके मन में आई। अब पता कैसे चले कि भाई ना तो वो अल्फा पार्टिकल्स दिखते हैं, वो भी रेज की फॉर्म में जाते हैं, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, हमें वो दिख रहे बेटा। तो हमें पता कैसे चले कि पॉजिटिव ने एक्सटर्नल साइड से जो हम अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फेंक रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं किसी चीज पे, है ना, तो रेज आती हुई दिख रही है। लेकिन अब अंदर भी जो पॉजिटिव है उससे रिपेल करके हम ये रेज किधर डाइवर्ट हुई, इसे कैसे पता चले। तो उसने बेटा इसलिए देखो उन्होंने क्या किया, देखो पहले ये अपने ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक में रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया, है ना, एक ये स्लाइड ली, ठीक है, उसमें एक छोटा सा होल था, बहुत छोटा सा होल, यार फिजिक्स में भी पढ़ोगे जब लाइट की चीजें आएंगी। और उसके इससे क्या होता है, जब इसकी चीजें टकराती हैं तो ये क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, समझे, क्लियर है पॉइंट। इसके जब किनारों से ये टकराएंगी रेज, है ना, तो क्या होगा कि इनसे डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाएंगी, है ना, आपकी मूव कर जाएंगी, ठीक है। तो अब जब क्या होता है कि जब इस छोटे से होल में से जब हमने ये रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा, पाथ रखा, उससे जब रेज निकली इस छोटे से होल में होते हुए जब नहीं, आगे इन्होंने गोल्ड फॉइल रखी, सुना नहीं, इन्होंने क्या रखी आगे बेटा, गोल्ड फॉइल। आप इसमें मतलब जैसे इन्होंने प्लेटिनम गोल्ड, है ना, कॉपर सिल्वर, इस टाइप की चीजों को फॉइल्स को रखा, ठीक है। इसके रीजन क्या है वो आप बुक्स में पढ़ना, आपको मिलेगा, अभी फिलहाल यहाँ वो नहीं लेते, है ना, आपको मिलेगी। तो इस पे इसका क्या करना है, देखो अभी ये गोल्ड फॉइल है, मतलब एक मटेरियल है, मटेरियल में क्या होंगे, अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे गोल्ड के, क्लियर। अगर हमें सिल्वर के एटम्स होंगे, और एटम के अंदर क्या है यहाँ पर, मतलब इसके अंदर यहाँ क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन, इसको देखो डिफाइन करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, मान लीजिए गोल्ड की फॉइल है, ठीक है ना, इसी चीज को आप इससे जूम करके देख सकते हैं, है ना, मतलब तो हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या करा, उस पर किया। अब ये रेस तो आके इस पे स्ट्राइक कर गई डिफरेंट एटम्स पर, टकराने के बाद इन्होंने क्या करा, हमें कैसे पता चले कि वो स्ट्राइक करके रिपेल करी कि नहीं करी, कि अट्रैक्ट हुई। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन बनाई, है ना, जैसे, और उसके जो इनर वॉल थी बेटा, उस पर क्या करा, ZnS का पेंट किया, समझना, इसके अंदर क्या कर दिया उन्होंने, ZnS का पेंट कर दिया, ठीक है। वही फ्लोरोसेंट मटेरियल, याद आया, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पर वो थॉमसन ने किया था। तो ये आपका क्या है, ZnS का फ्लोरोसेंट मटेरियल वाला पेंट हो गया। अब क्या हुआ बेटा कि अब पॉइंट समझ में आया, पूरा सेटअप समझे आप, तो एक बार दोबारा सेटअप बता देते हैं। इन्होंने एक ब्लॉक लिया, उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया, क्योंकि इससे रेज निकलेंगी, मतलब अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेज निकलेंगी, ठीक है। कल हमने रेडियोएक्टिविटी में पढ़ाया था, जो हैवी वेट एलिमेंट होते हैं वो अपना मास डिके कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ द रेज, और वो अल्फा बीटा गामा रेज की फॉर्म में निकलती है, याद है। तो भाई यहाँ से जो रेज निकली, अल्फा रेज निकली, एक स्लाइड में, और उस स्लाइड में क्या था कि हमारे पास, है ना, उस स्लाइड में बेटा हमने छोटा सा होल रखा, जिससे क्या हुआ, रेज जब इसके टकराई और टकराने के बाद कुछ स्ट्रेट गई, कुछ डाइवर्ट हो गई, तो वो गोल्ड फॉइल पर पहुंच गई, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल ये हुआ, इसके बाद हमने इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ क्या रखी, एक स्क्रीन रखी, और स्क्रीन रखने के बाद बेटा हमने इसको देखो, तो गोल्ड फॉइल रखी, और गोल्ड फॉइल के चारों तरफ हमने क्या रखी बेटा, एक स्क्रीनों ने क्या रखी, एक स्क्रीन रखी, एक पर्दा मतलब,
है ना, और उस पर्दे की जो इनर वॉल थी उस पर क्या करा बेटा, जिंक सल्फाइड का पेंट किया। अब समझ में आया ये क्या करना चाह रहे हैं कि देखो यहां से आने वाली रेज भी नहीं दिखती और इनसे वो रिवर्ट होंगी, सीधे जाएंगी, है ना, क्या होगी वो भी नहीं दिखती, लेकिन वो टकरा के कहीं ना कहीं तो जाएंगी, चाहे सीधे जाएं चाहे डाइवर्ट हो बेटा। और डाइवर्ट होके वो जब जाएंगी तो उनके रास्ते में पाथ में क्या मिलेगा, ये बैरियर मिल गया, पर्दा मिल गया, उस पर भी फ्लोरोसेंट मटेरियल है। तो क्या हुआ उनको बेटा, जगह जगह क्या हुआ, ठीक है नहीं, जैसे यहाँ फ्लोरोसेंट चमक पैदा होती थी, कभी यहाँ दिखी बेटा, है ना, कभी आपके इधर की तरफ दिखी, कभी थोड़ा इधर की तरफ दिखी, कभी आपको स्ट्रेट दिखी, स्ट्रेट है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट से थोड़ी सी अलग दिखी, समझना। तो जगह जगह पोजीशंस पर इनको क्या दिखा बेटा, एक फ्लोरोसेंस होती हुई, चमक पैदा होती हुई दिखी बेटा। आ गया पॉइंट समझ में, क्लियर। अब इन्होंने सोचा कि अगर देखो यहाँ पे जो चमक पैदा हो रही है तो वो कहाँ से हो रही होगी, कि भाई रेज हमारी जाएंगी वो यहाँ से टकरा के वापस आ रही होगी, आया समझ में। तो इस तरीके से अब ये है, ये आ तो यहीं से रही है रेज, ठीक है, मान लो ये रेज है तो ये आ तो यहीं से रही है रेज, ठीक है नहीं, ये रेज है तो आ तो यहीं से रही है, इज इट क्लियर, है ना। ये रेज भी सिर्फ स्ट्राइक करने, अब मान लो ये यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करी होगी, है ना, अब मान लो ये स्ट्राइक हुई तो कैसे हुई होगी, यहाँ से आई यहाँ पे टकराई होगी, समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ गई होगी, इससे डाइवर्ट, मतलब यहाँ डाइवर्ट होगी, डाइवर्ट होगी यहाँ आई होगी, ये स्टर्ट कैसी पे टकराया होगा, इधर क्या होगा, स्ट्रेट गया होगा, आया समझ में। तो ये बुक कैसे डायग्राम से थोड़ा सा अलग लगेगा, वहां पे एक्चुअली क्या होता है, वो एक टिल द एंड लास्ट में डायग्राम बनाते हैं समराइज्ड, है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा कोशिश करी है आपको समझाने की किस हिसाब से चीजें होंगी, ठीक है। वहां तो आपको डायग्राम बना दिखता है, ये पॉइंट्स आपको नहीं दिखेंगे, और वहां सारी रेस सीधी सीधी दिखाई गई है और सीधी के बाद डाइवर्जन दिखाया, वो मैंने यहाँ दिखा दिया, समझ में आया, क्लियर पॉइंट। वहां इसी डायग्राम में भी सीधी रेस है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा, पॉइंट समझे। अब देखो पूरा हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल के तीन ही पार्ट, एक एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ ऑब्जर्व करोगे, देन कंक्लूजन क्या निकाला, इज इट क्लियर। तो हमारे पास देखो सीधा सा पॉइंट है, अब हमने क्या लिया, एक्सपेरिमेंट तो आप सेटअप सब पूरा समझ गए। आपने क्या देखा, जब गोल्ड फॉइल पर अल्फा मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा रेस स्ट्राइक करती हैं, हम गोल्ड फॉइल पर अल्फा रेस का बम्बार्टमेंट करते हैं, तो क्या होता है, जो स्क्रीन है उस पर जो ZNS का पेंट है उस पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फ्लोरोसेंस क्रिएट होती है, और उस फ्लोरोसेंस को जब ऑब्जर्व किया ये किस टाइप से कैसे हो रही है, तो क्या ऑब्जर्व किया, समझ में आया नहीं। तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो निकाला वो देखो क्या निकाला। अब देखो मान लो ये रेज यहाँ हुई तो क्या हुआ भाई, अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट एटम्स होंगे, कुछ रेज आई, वो मान लीजिए उसके आपको पता है ना, कि अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी है बेटा, अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी है। तो जो बाहर से आने वाले एक्सटर्नल जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन से तो डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, रिपेल करेगा नहीं, तो वो किससे रिपेल करेगा, अंदर वाले पॉजिटिव से ही करेगा। बाहर वाला जो पॉजिटिव जो रेज हैं वो अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव को ही रिपेल करेगी, आगे पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा कि कुछ हमारे पास क्या हुआ, कुछ चीजें और कुछ ऐसा भी हुआ, कुछ रेज जो सीधी गई वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गई बेटा उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, समझ नहीं। कुछ क्या हुआ, डाइवर्ट करके मान लो उन्होंने फ्लोरोसेंस, मान लो ये इस टाइप से स्क्रीन है, उसने फ्लोरोसेंस यहाँ किया, तो मान लीजिए क्या हुआ कि उसने अब इससे उन्होंने देखो ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, कुछ सीधे निकल गई, स्ट्रेट निकल गई, कुछ थोड़ा स्लाइटली डाइवर्ट हुई, कोई बेटा लार्जली डाइवर्ट हुई, और कुछ बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गई, है वो ये बहुत कम थी ऐसी, है ना। 100% स्ट्रेट और 100% रिपेल की थोड़ी सी कम थी, मतलब लार्जली डिफ्लेक्टेड था एक एंगल के साथ, स्लाइटली डिफ्लेक्शन रेज थी, तभी तो यहाँ स्ट्राइक करेगी, कोई यहाँ फ्लोरोसेंस कर रही है, कोई यहाँ फ्लोरोसेंस कर रही है, कोई सामने कर रही है, समझ में आ गया। तो अब इन्होंने से कंक्लूजन क्या निकाला कि बोले मटेरियल गोल्ड फॉइल में जो एटम्स हैं, और एटम में जब हमको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है उसी डायरेक्शन में थोड़े से बहुत माइन्यूट से एंगल के साथ वापिस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई बाहर से जाने वाली पॉजिटिव रेज अंदर पॉजिटिव पार्ट से ही टकराई होगी, तभी तो मैक्सिमम रिपल्शन हुआ, समझ में आया नहीं। और कुछ स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब क्या है, अगर इसके रास्ते में यहाँ पॉजिटिव मिलता तो ये भी डिफ्लेक्ट कर जाती, इसका मतलब जैसे डाली और सीधी यहां जाके स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब लाइन हमारी जो रेज है वो सीधी निकल गई। सीधी कब निकलेगी, जब उसको रास्ते में पॉजिटिव नहीं मिला। अगर पॉजिटिव का हल्का भी इफेक्ट मिलता तो वो स्ट्रेट जा पाती, नहीं जा पाती, समझ में आया नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि इससे कि हमारे पास एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, तो एटम में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो उसके सेंटर में एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, समझ में आया नहीं। और जब वो सेंटर में होगा तभी तो क्या हुआ, उस पर मैक्सिमम रिपल्शन आया, समझ में आ गया नहीं, क्लियर है पॉइंट।
भाई जिस डायरेक्शन में रेज गई उसी में थोड़े से एंगल के साथ वापस आ गई, तो मैक्सिमम रिपल्शन तभी आएगा जब सेंटर में होगा। अगर हर जगह प्रोटॉन होता तो हर जगह बेटा वो जिगजैग डायरेक्शन में मिलती, भाई यहाँ कभी कहीं से भी आ जाती। अब यहाँ एक रेगुलरिटी मिली कि जैसे पहले क्या मिल रहा था, स्ट्रेट जा रही है, फिर थोड़ा सा एक स्लाइटली डाइवर्जन आया, फिर लार्जली डाइवर्जन आया, देन मैक्सिमम डाइवर्जन आया, देन फिर क्या हुआ, फिर वही स्लाइटली, फिर वही आपका, फिर वो लार्जली, फिर स्लाइटली, फिर स्ट्रेट। तो एक ऑर्डर में ही हुआ, समझ में कि सबसे पहले मान लीजिए स्ट्रेट निकल रही है, देन आपके पास क्या आ रहा है ना, लार्जली स्लाइटली आ रहा है, देन लार्जली, फिर मैक्सिमम आ रहा है, फिर इसी ऑर्डर में उल्टा हो गया। तो एक सिमेट्रिसिटी मिली उनके डिफ्लेक्शंस की, रेज की। तो यहां से एक कंक्लूजन आप नहीं निकालोगे, आप मुझे बताओ कि भाई जहां से मैक्सिमम आ रहा है इसका मतलब वहां क्या, बार बार ये रिपीट भी हो रही है उसी सेम सिमेट्रिसिटी में, इसका मतलब एटम के सेंटर में क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट है, इकट्ठा है ना, जिससे बाहर से जाने वाली एक्सटर्नल पॉजिटिव फील्ड जो है, जो रेज हैं वो पूरी तरह डिफ्लेक्ट हो जाती है बहुत माइन्यूट से एंगल के साथ। और जैसे जैसे हम एटम के सेंटर से थोड़ा दूर की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होने लगता है। तभी क्या होता है, पहले लार्जली डिफ्लेक्शन आता है क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया पॉजिटिव का इफेक्ट, थोड़ा और हम दूर बढ़े तो और कम हो गया पॉजिटिव का इफेक्ट, तो रिपल्शन और कम फील होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एंगल के साथ निकल गई। समझ में आ गया नहीं भाई, एंगल ये देखो ज्यादा हो गया और स्लाइटली डिफ्लेक्शन हो गया। भाई देखो डिफ्लेक्शन करेंगे हम काउंट ऐसे करके, है ना, ये देखो क्या है, इधर से स्ट्रेट और ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफ्लेक्शन, ये स्लाइटली डिफ्लेक्शन, लेकिन एंगल काउंट करेंगे हम इसका और इसके बीच का। तो यहाँ पे आपके पास बहुत मिनिमम एंगल है, तो यहाँ मैक्सिमम एंगल है ना, आ गया पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से बेटा इन्होंने वो 3 कंक्लूजन थे कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, और उसको एक नाम भी दिया इन्होंने, क्या नाम दिया, उस जहां सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है सेंटर में, उसको एक नाम दिया न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूक्लियस जो वर्ड यूज हुआ, न्यूक्लियस नाम की जो टर्म आई, वो कहां से आई, रदरफोर्ड के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई, इसीलिए इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और आपके बेटा, और ये पता कैसे चला, अल्फा पार्टिकल के जब गोल्ड फॉइल पे टकराए और स्कैटरिंग होने से, है ना, ये स्कैटरिंग से ही तो क्लियर हो रहा है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ मैक्सिमम, मतलब सारा पॉजिटिव सेंटर में है, धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है, आगे समझ में। इसलिए बेटा इस तरीके से उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारे प्रोटॉन उसके सेंटर में एक्यूमुलेटेड होते हैं, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस नाम दिया इन्होंने, ठीक है। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते आते हैं उसका प्रोटॉन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। चलो अब देखो, इसी चीज में थोड़े से 1-2 पॉइंट को और इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने क्या करा कि न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम भी दिया, ठीक है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।